हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्वसन तंत्र, जिसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो स्टार्ट करने से सबसे पहले इस टर्म को समझते हैं कि श्वसन आखिर होता क्या है। तो जनरली लोग ये समझते हैं कि सांस लेना और छोड़ना ही श्वसन है, जबकि ये गलत है। सांस लेना और छोड़ना को हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास। तो आखिर श्वसन क्या है? तो श्वसन एक प्रक्रिया है। जैसे मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस लेने के टाइम क्या होता है, वायुमंडल में जो गैस है, गैस होती है, वो हमारे नाक में आती है और नाक से होते वो कहाँ आती है? विंड पाइप में, जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। इसके बाद विंड पाइप के बाद ये कहाँ आती है? फेफड़े के पास। कहाँ आती है? फेफड़े के पास। और फेफड़े के से ये कहाँ जाती है? वायु कोश, जिसे हम क्या बोलते हैं? एल्वोलस। क्या बोलते हैं? एल्वोलस। अब ध्यान रखिएगा, वायु कोश में क्या होता है? एक गुब्बारे जैसी संरचना होती है, जैसे यहाँ देख रहे हो आप। ये गुब्बारे जैसी संरचना है। तो जब वायु वायु कोश से आती है, तो इस गुब्बारे की संरचना में ये गुब्बारे जैसी एक संरचना होती है। और इसी संरचना से, यही गुब्बारे वाली संरचना से एक हमारी रक्त नलिकाएं जुड़ी होती है। क्या जुड़ी होती है? रक्त नलिकाएं, जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन। अब ये क्या करती है? रक्त नलिकाएं जो है, ये ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है उसको आगे ले जाती है। ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है उसको आगे ले जाती है। और कहाँ ले जाती है? हार्ट तक। हार्ट के बाद ये कहाँ जाती है? बाएं लिंद। और उसके बाद कहाँ जाती है? ये बायां निलय के पास। उसके बाद जो हमारा क्या है, ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है वो क्या कहाँ पहुंचता है? सेल में। और सेल में ये क्या करता है? ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि सेल में ये जो ऑक्सीजन क्या करता है? ग्लूकोज को तोड़ता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। तो ये जो सारी प्रक्रियाएं होती है, यही श्वसन कहलाती है। क्लियर है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं और वायुमंडल में जो मौजूद गैसें हैं वो हमारे नाक में आती है। नाक से ये कहाँ आती है? विंड पाइप, जिसे हम ट्रैकिया भी कहते हैं। उसके बाद यह फेफड़े में आती है और फेफड़ों से ये कहाँ आती है? वायुकोश। और वायुकोश में ये गुब्बारे जैसी एक संरचना होती है, जिससे हमारी रक्त नलिकाएं जुड़ी होती है। ये रक्त नलिकाएं क्या करती है? ऑक्सीजन युक्त जो हमारा ब्लड होता है उसको आगे कहाँ ले जाती है? हार्ट तक। और हार्ट के बाद ये कहाँ ले जाती है? बाएं अलिंद। और बाएं अलिंद के बाद कहाँ ले जाती है? बायां निलय। और बाएं निलय के बाद यहाँ ये जो हमारा ऑक्सीजन है ये कहाँ पहुंचता है? सेल में। और सेल में जो मौजूद ऑक्सीजन है वो उसको क्या करता है? ग्लूकोज को तोड़ता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। तो ये जो सारा प्रोसेस है, यही क्या कहलाता है? श्वसन। और सेकंड है आपका श्वासोच्छ्वास, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रीदिंग। तो जनरली सांस लेना और छोड़ना क्या कहलाता है? ब्रीदिंग। क्लियर है? यानी श्वसन और श्वासोच्छ्वास में आपको जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखते हैं श्वसन। और श्वसन जो होता है, दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है ऑक्सी श्वसन। तो नाम से ही आपको यहाँ पता चलता है कि ऑक्सी श्वसन में क्या होता है? ऑक्सीजन जो होता है वो उपस्थित होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, अर्थात ग्लूकोज टूटेगा और उससे एटीपी के रूप में एनर्जी का निर्माण होता है। क्लियर है? जो कि मैंने अभी जस्ट आपको ऊपर बताया है। तो ये हमारा क्या था? ऑक्सी श्वसन। और ऑक्सी श्वसन में मुख्य रूप से दो क्रियाएं होती है। फर्स्ट है आपका ग्लाइकोलाइसिस और सेकंड है आपका क्रेब्स साइकिल। ठीक है। अब ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? यह याद कीजिए, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है वह कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। यानी ग्लाइकोलाइसिस यह सेल के साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज टूटकर अंतिम रूप से पायरुविक एसिड का निर्माण करता है और इससे 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। इसमें ग्लूकोज टूटकर पायरुविक एसिड का निर्माण करता है और 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। और सेकंड जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। ये कहाँ संपूर्ण होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है और इसे 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। तो ग्लाइकोलाइसिस समझ में आ गया होगा और क्रेब्स साइकिल भी समझ में आ गया होगा। सेकंड है आपका अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन को क्या कहते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है? अनॉक्सी यानी यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है, श्वसन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जो है अनुपस्थित होता है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, यानी इसके एग्जाम्पल हैं जैसे किण्वन। किण्वन यानी फर्मेंटेशन, यानी सूक्ष्म जीवों की मदद से
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी पदार्थ को सड़ाकर नया पदार्थ जब बनाते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? किण्वन। यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों की मदद से एक पदार्थ को सड़ाकर हम दूसरा अगर नया पदार्थ बना रहे हैं तो वो क्या होता है? अनॉक्सी श्वसन। जैसे दूध से दही का निर्माण, सिरका का निर्माण, अल्कोहल का निर्माण, ये सारे प्रोसेस क्या कहलाते हैं? अनॉक्सी श्वसन के एग्जाम्पल है। क्लियर है? नोट कर कर यहाँ ध्यान दीजिएगा। अनॉक्सी श्वसन के कारण ही मानव शरीर में थकान और आलस उत्पन्न होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है? आपकी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है और ये इंपॉर्टेंट है और ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है और ये बहुत बार पूछा गया है। बीपीएससी के भी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें जो थकान और महसूस होता है वो किस एसिड के जमने के कारण होता है? तो वो क्या होता है? हमारा लैक्टिक एसिड। क्लियर है? अब एक मैं डायग्राम यहाँ आपको दिखाया हूँ श्वसन तंत्र का। ये जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका मैं यहाँ आपको डायग्राम दिखाया हूँ। यहाँ क्या है? ये यहाँ देखिए, ये जो डायग्राम है यहाँ ये आपका क्या होता है? नासा छिद्र यानी नॉस्ट्रिल होता है और इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं नेसल चैम्बर यानी नासा गुहा। यहाँ से जब हम सांस लेते हैं तो गैस यहाँ कहाँ पहुँचती है? फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद यहाँ आगे क्या होता है? एपिग्लोटिस। फिर यहाँ दो स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं लैरिंग्स या साउंड बॉक्स। उसके बाद विंड पाइप और ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है ब्रोंकी। और यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा क्या है? पसली। यानी इससे जो है पसली भी जुड़ी रहती है और ये संख्या में 12 पसलियां होती है, 12 इस साइड और 12 इस साइड। उसके बाद यहाँ क्या है? मैंने आपको बताया था एल्वोलस है यानी वायुकोश है, जो कि जिसकी संरचना क्या होती है? गुब्बारे जैसी। और ये आपका क्या है? फेफड़ा। ये आपका क्या है? फेफड़ा। और बीच में ये है आपका स्टर्नम। स्टर्नम ही एकमात्र हड्डी है जो यहाँ पाया जाता है। और नीचे आपका है डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या होता है? जब आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो ये क्या करता है? सिकुड़ता और फैलता है। तो ये स्ट्रक्चर था। अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल से समझते हैं वायुकोश, क्योंकि ऊपर वाले सारे चीज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है। नेक्स्ट है वायुकोश। अब देखिए, मान लेते हैं ये हमारा क्या है? एक वायुकोश है। ये क्या है? वायुकोश। ठीक है। अब वायुकोश में क्या हुआ? मान लेते हैं ऑक्सीजन आया। ठीक है, ऑक्सीजन आया और यहाँ से दो नलिकाएं जुड़ी होती है और यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ से ट्रेवल करते हुए ये बाएं एलिंद तक पहुंचा, यानी लेफ्ट एट्रीज तक पहुंचा, जिसे हम बोलते हैं बायां एलिंद। और बायां एलिंद के बाद यहाँ देखिए दो बल्ब लगा होता है। यहाँ से ये बल्ब के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं बाइकस्पिड बल्ब, यहाँ से होते हुए ये फिर बाएं निलय से निकलते हुए यहाँ पहुंचता है। ठीक है, ऑक्सीजन आया, यहाँ रक्त नलिकाओं के थ्रू ये होते हुए बाएं अलिंद से ये बाइकस्पिड बल्ब से गुजरते हुए कहाँ पहुंच गया? बाएं निलय। और यहाँ क्या हो गया? ऑक्सीजन पहुंचा। ऑक्सीजन का काम क्या है? ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करना। ठीक है, अब जैसे ही ऑक्सीजन बनता है यानी कुछ प्रोडक्ट बनता है, तो ऑक्सीजन जब टूटेगा ग्लूकोज में बदलेगा तो इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनता है जिसे बाहर जाना होता है, जिसे हम लोग रिलीज करते हैं। तो ये क्या होता है? फिर यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड बच गया वो यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये दाएं अलिंद के पास पहुंचता है और यहाँ से फिर से ये बाइकस्पिड बल्ब जो यहाँ लगा होता है, वहां इस रास्ते से होते हुए ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आगे निकल जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ कुछ मैं इंपॉर्टेंट नोट लिखा हूं और ये सारे नोट्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसका डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में यूज होता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो नलिकाएं हैं फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त हृदय को बाएं अलिंद तक ले जाता है, जो कि मैंने आपको दिखाया था लेफ्ट आर्टरीज। यानी यहाँ से ऑक्सीजन युक्त जो आपका रक्त ब्लड है वो क्या होता है? लेफ्ट आर्टरीज यानी बाएं अलिंद में आता है, जिसे हम बोलते हैं बाएं अलिंद यानी पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय शिरा। इसको कौन ले जाता है? फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है हृदय के बाएं अलिंद तक ले जाता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? पल्मोनरी वेन, जिसे हम बोलते हैं फुफ्फुसीय शिरा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है हृदय के बाएं अलिंद तक कौन ले जाता है? तो उसे हम बोलते हैं फुफ्फुसीय शिरा।
जिसे हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन्स। क्लियर। यहाँ नोट कर कर ये देखिएगा कि सिराएं जो है हमेशा अशुद्ध रक्त ले जाती हैं, सिराएं हमेशा अशुद्ध रक्त ले जाती हैं, लेकिन फुफ्फुसीय सिरा यानी ये एक एक्सेप्शन है जो कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड ले जाता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन ब्लड में होगा तो वो शुद्ध रक्त होता है, लेकिन जनरली सिराएं जो हैं वो अशुद्ध रक्त ले जाती हैं। लेकिन यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट, यहाँ नोट्स कर कर मैंने लिखवाया है कि फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है हृदय के बाएं अलिंद तक कौन ले जाता है, तो उसे फुफ्फुसीय सिरा ले जाता है, यानी पल्मोनरी वेन। ठीक है। फिर यहां से क्या हुआ, ये प्रोसेस मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि फिर ऑक्सीजन बाएं अलिंद से बाइकस्पिड वल्व से होते हुए ये बाएं निलय में प्रवेश करता है। यहां से होते हुए यहाँ दो वल्व लगा है, इधर भी वल्व है और इधर भी वल्व है। ठीक है। यहां से वल्व से होते हुए ये बाएं निलय से गुजरते हुए कहां पहुंचता है, बाएं निलय में प्रवेश करता है और हृदय से ऑक्सीजन युक्त कोशिकाएं तक ले जाता है, यहां तक, जिसे हम यहाँ तक ले जाता है। और यहाँ रक्त जो है ग्लूकोज कर तोड़कर एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। यहाँ भी देखिए ये क्वेश्चन है कि हृदय से ऑक्सीजन युक्त कोशिकाओं तक कौन ले जाता है, हृदय से ऑक्सीजन युक्त कोशिकाओं तक कौन ले जाता है, तो उसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक आर्टरीज यानी धमनियां। क्या बोलते हैं, धमनियां। और नोट कर कर लिखिए कि धमनियां हमेशा शुद्ध रक्त ले जाती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज जो है यानी फुफ्फुसीय धमनी जो है यह एक अपवाद है जो अशुद्ध रक्त ले जाती है। ठीक है। चलिए, तो ये स्ट्रक्चर था कि गैसों का परिवहन कैसे होता है, यानी ऑक्सीजन कैसे इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्सहेल करते हैं। क्लियर है। यानी ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा है गैसों का परिवहन। अब यहां मैं 5-6 क्वेश्चन लिखा हूं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से हृदय तक, फेफड़ा यानी वायु कोश कह रहा है, फेफड़ों से हृदय तक यानी बाएं अलिंद, या कभी कभी आपको हृदय कह देगा या डिटेल से लिखेगा कि बाएं अलिंद तक कौन ले जाता है, तो वो ले जाता है पल्मोनरी वेन्स यानी फुफ्फुसीय सिरा। नेक्स्ट, शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद से बाएं निलय में ले जाना, बाएं निलय में कौन ले जाता है, तो वो है हमारा बाइकस्पिड वल्व। क्लियर। यानी शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद से बाएं निलय में कौन ले जाता है, तो वो है हमारा बाइकस्पिड वल्व। नेक्स्ट है हृदय से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाता है सिस्टमैटिक आर्टरीज यानी धमनियां। अशुद्ध रक्त यानी CO2 युक्त रक्त सेल्स से हृदय तक यानी दाएं अलिंद तक कौन ले जाता है, तो वो उसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक वेन यानी सिराएं। फिर है हमारा दाएं अलिंद से दाएं निलय तक अशुद्ध रक्त यानी CO2 युक्त रक्त कौन पहुंचाता है, तो ट्राइकस्पिड वल्व। नेक्स्ट है बाएं निलय से यानी हृदय से फेफड़ों तक, यानी डिटेल से दिया गया है वायु कोश तक CO2 युक्त रक्त ले जाता है कौन, तो पल्मोनरी आर्टरीज यानी फुफ्फुसीय धमनी। यानी ये जो 5-6 पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी पॉइंट को मैंने यहाँ डायग्राम से आपको दिखाया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये डायग्राम आपका क्लियर होगा। अगर ये डायग्राम क्लियर है तो ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये आप आराम से आंसर इसका कर सकते हो। लेकिन ये 6 जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे गए हैं, तो मैंने सभी को एक साथ लिख दिया है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि गैसों का परिवहन, यानी इसमें ऑक्सीजन का परिवहन और CO2 का परिवहन। अब देखिए कि O2 का परिवहन जो है 99% आरबीसी के द्वारा, आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। रक्त में O2 का परिवहन क्या होता है, 99% आरबीसी द्वारा और 1% प्लाज्मा द्वारा होता है। और CO2 का परिवहन 7% प्लाज्मा द्वारा, 70% प्लाज्मा में मौजूद बाइकार्बोनेट द्वारा और 23% आरबीसी द्वारा। क्लियर है। यानी CO2 का परिवहन कैसे होता है, तो 7% प्लाज्मा के द्वारा, 70% प्लाज्मा में उपस्थित बाइकार्बोनेट के द्वारा और 23% आरबीसी के द्वारा। ठीक है। तो ये सारा जो चीज है ये आपका क्या कहलाता है, रेस्पिरेटरी। अब हम थोड़ा सा सीख लेते हैं ब्रीदिंग यानी श्वासोच्छ्वास। देखिए, ब्रीदिंग को हम 2 टाइप से देखते हैं। एक होता है इंस्पायरेशन जिसे हम बोलते हैं निश्वसन, और दूसरा होता है एक्सपायरेशन जिसे हम बोलते हैं उच्छ्वास। ठीक है। अब इंस्पायरेशन में क्या होता है, तो इसमें डायाफ्राम जो है वो सिकुड़कर नीचे आ जाता है।
इंस्पायरेशन यानी निःश्वसन में डायाफ्राम जो है सिकुड़कर नीचे आ जाता है। और ध्यान रखिएगा, डायाफ्राम जो है स्तनधारी का विशिष्ट लक्षण होता है, यानी जो भी स्तनधारी होते हैं उनमें डायाफ्राम पाया जाता है, जैसे डॉल्फिन, व्हेल। ठीक है। अब डायाफ्राम क्या है? यह एक अनैच्छिक पेशी है। अनैच्छिक पेशी मतलब जो प्राकृतिक रूप से होती है, जैसे सांस लेना, ये सब हमारा क्या है? अनैच्छिक नेचर है। यानी यह अनैच्छिक पेशी है जो लगातार अपने लय में कार्य करती है। ठीक है। मानव सामान्य अवस्था में 1 मिनट में 15 से 17 बार सांस लेता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी लिख लीजिएगा आप लोग। बलपूर्वक सांस लेने की प्रक्रिया में ऐच्छिक मांसपेशियां काम करती है। बलपूर्वक सांस लेने की प्रक्रिया में कौन सी मांसपेशियां काम करती है? तो ऐच्छिक मांसपेशियां कार्य करती है। ठीक है। अब निःश्वसन यानी इंस्पायरेशन में क्या होता है? वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, वक्ष गुहा के वायु दाब में कमी आती है और बाहर से वायु जो है फेफड़े में प्रवेश करता है। ठीक है, क्लियर। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक टर्म यूज होता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? जब सामान्य अवस्था में सांस लेना और छोड़ने की बात होती हो तो वायु का आयतन क्या होता है? यानी सामान्य अवस्था में जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उस समय जो वायु का आयतन होता है वही टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। और इस अवस्था में जो वायु का आयतन होता है यानी टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो 500 मिलीलीटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या होता है? सामान्य श्वसन करते हुए बलपूर्वक ली जाने वाली गैस की मात्रा। यानी सामान्य श्वसन जो नॉर्मली आप सांस लेते हैं तो उसमें जो समान श्वसन करते हुए बलपूर्वक ली जाने वाली गैस की मात्रा, ये क्या कहलाती है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसका क्या होता है? 3000 ml होता है। नेक्स्ट है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सामान्य श्वसन के बाद बलपूर्वक निकाली गई वायु की मात्रा। ठीक है। और ये कितना होता है? 1100 ml। ये मैं बस लिखवा दिया हूं, ये उतना जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी टर्म यूज होता है, एनसीईआरटी में ये टर्म यूज है तो इसलिए मैं यहाँ लिखवा दिया हूँ। नेक्स्ट है रेसिडुअल वॉल्यूम। ये क्या होता है? बलपूर्वक सांस छोड़ने के बाद फेफड़ों में बची हुई वायु की मात्रा क्या कहलाती है? रेसिडुअल वॉल्यूम। और ये कितना होता है? 200 ml। नेक्स्ट है टोटल लंग कैपेसिटी। तो ध्यान रखिएगा, एक सामान्य मनुष्य जो है फेफड़े में 5.8 लीटर वायु रख सकता है। एक सामान्य मनुष्य फेफड़े में कितना रख सकता है? 5.8 लीटर वायु रख सकता है। ये बस मैं लिख दिया हूं, ये उतना जरूरी है नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो मैंने यहां आपको लिखवा दिया है। क्लियर? ठीक है। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से जीव कैसे सांस लेते हैं। जैसे अगर फेफड़े की बात हो तो सभी स्तनधारी जो हैं, सभी स्तनधारी फेफड़े से सांस लेते हैं, जैसे डॉल्फिन, व्हेल। ध्यान रखिएगा, डॉल्फिन ये क्या है? स्तनधारी है। व्हेल क्या है? स्तनधारी है। जैसे पक्षी जो है फेफड़े से सांस लेते हैं। सरीसृप जो है, सरीसृप में भी लंग पाया जाता है, जैसे सांप, छिपकली। ठीक है। नेक्स्ट है आपका उभयचर। उभयचर जो जल में रहते हैं, जल और थल दोनों में रहते हैं। अगर वह थल पे रहते हैं तो वो किससे सांस लेते हैं? फेफड़े से। अगर जल में है तो किससे सांस लेते हैं? क्लोम या गिल से। ठीक है। जैसे आपका मछली है, मछली किससे सांस लेता है? तो गिल से। और अगर जमीन के अंदर है तो वो किससे सांस लेते हैं? ऐसे जानवर जो जमीन के अंदर हैं वो किससे सांस लेते हैं? त्वचा से। जैसे एग्जांपल केचुआ। केचुआ कहां से सांस लेगा? तो त्वचा से। ठीक है। और ये भी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी लिख लीजिएगा। जो कीट है, जो कीट पतंगे होती है वो वातक नली से सांस लेती है, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम। बिच्छू जो है वो बुक लंग से सांस लेता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये था आपका क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम।